नमस्कार साथियों, मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने से पहले अपन भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में जानना जरूरी है। जो भारत का संवैधानिक विकास है टॉपिक हिस्ट्री का टॉपिक भी है और पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था उस समय ब्रिटिश संसद ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो कानून पारित किए गए थे वो ही भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कहलाता है। भारत का जो संविधान निर्माण किया गया उस पे भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून पारित हुए उनके प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें नजर आते हैं। और अपने जो भारतीय संविधान है उसका जो 80% भाग है वो या तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित कानूनों को हूबहू ले लिया गया या उनमें कुछ बदलाव करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इस प्रकार भारतीय संविधान को जानने से पहले अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित कानून थे भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, उन कानूनों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तथा जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज अपन देखते हैं जो भारत का संवैधानिक विकास है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल करने के लिए तथा उसके द्वारा जो शासन भारत में संचालित करने के लिए जो कानून पारित किए गए थे उन कानूनों के सिमिलर चलता है, उनके समांतर चलता है। तो जो सर्वप्रथम अपन जिस कानून की बात करेंगे वो है सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का एक्ट। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट है इससे पहले अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी कौन थी? एलिजाबेथ। ये कैसी कंपनी थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। उसमें ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ थी। जब इसकी स्थापना की गई उस समय इसको जो अधिकार पत्र दिया गया था ये 15 वर्षों के लिए दिया गया था। सर्वप्रथम जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की जो अनुमति दी गई थी अधिकार पत्र वो 15 वर्षों का दिया गया था। धीरे धीरे इसने व्यापार करना प्रारंभ किया और व्यापार करते करते भारत में शासन भी स्थापित कर लिया। एक ये लंबी प्रक्रिया है। तो इसका जो क्षेत्र था वो था भारत और एशिया। यानी जो व्यापार का क्षेत्र था वो भारत और एशिया में व्यापार करने के लिए स्थापित की गई थी। फिर अपन देखते हैं कि ये भारत में शासन किस प्रकार स्थापित करती है। तो शासन के लिए दो महत्वपूर्ण युद्ध है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। उन दो युद्धों के द्वारा भारत की जो भविष्य है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता है। भारत का शासन व्यवस्था में एक नया मोड़ आ जाता है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध।
दो युद्धों के बारे में अपन जानेंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, वो धीरे धीरे व्यापार करने के लिए भारत में भी आई। भारत में व्यापार की जो अनुमति दी गई थी वो यहाँ के सम्राट जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जहांगीर के दरबार में सर हॉकिंस और सर थॉमस रो आए थे। फिर धीरे धीरे यहाँ से व्यापार करते करते एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक कंपनी बन गई, यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया। वो एक प्रक्रिया थी, और उस प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण दो युद्धों की भूमिका थी वो थी प्लासी का युद्ध। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं प्लासी का युद्ध है, ये 23 जून 1757 को हुआ था। इस समय बंगाल, ये प्लासी है, बंगाल में स्थित है। बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और इसका जो सेनापति था मीर जाफर। यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और इसका जो सेनापति था वो मीर जाफर था। जब प्लासी का युद्ध है वो दो के मध्य होता है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उसका जो सेनापति मीर जाफर है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति है वो है रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति है वो रॉबर्ट क्लाइव है, और इधर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उसका सेनापति मीर जाफर। इसके मध्य कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध से पहले इसके जो कारण है उसके पीछे एक घटना बताते हैं, कालकोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना घटित होती है 20 जून 1756 को कलकत्ता में एक छोटे से 18 बाई 14 के हॉल में 146 व्यक्तियों को, अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के बाद में के द्वारा। और उसमें मात्र 23 व्यक्ति जीवित रहते हैं। उनमें एक व्यक्ति रहता है होलवेल। ये एक अंग्रेज व्यक्ति है जो जीवित बचता है। ये इस घटना के बारे में बताता है कि ऐसी घटना घटित होने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से बदला लेना चाहते थे, अंग्रेज इससे बदला लेने चाहते थे, और इस वजह से प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है वो उस समय के इतिहास और वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग मत देने के कारण, इस पे एक मत नहीं होने के कारण, इस पे जो भी सच्चाई है उस पे संदेह की स्थिति बनती है। तो अपन देखते हैं कि जो कालकोठरी की घटना है ये कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। उसमें जो जीवित अंग्रेज अधिकारी था 23 में से एक वो होलवेल भी था जिन्होंने इसका वर्णन किया है। तो अपन देखते हैं प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है, इसके सेनापति को रॉबर्ट क्लाइव अपने पक्ष में मिला लेता है, इसको लालच देता है प्रलोभन देने के कारण, और इस वजह से जो प्लासी का युद्ध है वो अंग्रेज विजय हो जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजय होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसके बाद में इसको हटाकर इसका जो दामाद है उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इस प्रकार ये था प्लासी का युद्ध। फिर अपन बात करते हैं बक्सर का युद्ध। तो सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और उसका सेनापति था मीर जाफर, और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति है वो है रॉबर्ट क्लाइव। अब अपन बात करते हैं बक्सर के युद्ध की बात। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को।
इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसको अंतिम रूप किसके रूप दिया गया था? बक्सर के युद्ध ने दिया था। इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भारत का जो सम्राट था या मुगल सम्राट कहीं अपन शाह आलम द्वितीय। और इधर अपन बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति हेक्टर मुनरो। तो जो बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 का होता है। इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम में होता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है और भारत का जो सम्राट है मुगल सम्राट है वो शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाएं और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति है वो है हेक्टर मुनरो। इनके मध्य युद्ध होता है और इसमें विजय किसको मिलती है? हेक्टर मुनरो को विजय मिलती है। और ये युद्ध के बाद में जो संपूर्ण अंग्रेजों को यहाँ की सत्ता है वो हासिल कर लेते हैं तथा अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। और इस युद्ध के बाद में अंग्रेज और यहाँ के नवाब के मध्य एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। यानी बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट इनके मध्य इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और इनको साथ में उड़ीसा व बिहार की दीवानी प्राप्त हो जाती है। यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को कब मिलता है? इलाहाबाद की संधि से मिलता है। और ये कब होती है? 1765 को होती है। और किस किस के मध्य होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट, इन तीनों के मध्य इलाहाबाद की संधि होती है। और इस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के साथ में उड़ीसा और बिहार की दीवानी भी प्राप्त हो जाती है, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहां की महारानी थी एलिजाबेथ थी। उन्होंने 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था। एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका जो क्षेत्र था वो भारत और एशिया था। और धीरे धीरे यह यहाँ पे किस प्रकार प्लासी के युद्ध में विजय हासिल करते हैं और बाद में बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करके इलाहाबाद की संधि होती है और एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बन जाती है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक कंपनी बन गई और यहाँ पे शासन संचालित कर रही है। तो इसके लिए इसको कानूनों की आवश्यकता होगी इस पे कंट्रोल करने के लिए, तथा यहाँ के शासन को संचालित करने के लिए जो नियमों की आवश्यकता होगी उन नियमों को पारित किया गया। और जिनमें पहला नियम आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको नियामक कानून भी कहते हैं। नियामक कानून, इसमें जो प्रावधान किए गए थे उनमें अपन सर्वप्रथम पहला प्रावधान देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का प्रथम लिखित कानून।
कानून। दूसरा था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अधीन किन किन दो प्रांतों को रखा गया था, बंबई व मद्रास। बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, उन पे इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी इसकी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे और स्थापना 1774 में हुई थी। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य न्यायाधीश एलिजा पिम्पे। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा पिम्पे था। इसके आगे इसमें जो प्रावधान थे वो थे गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य। गवर्नर जनरल की जो परिषद गठित की गई थी उसको कितने सदस्य थी, 4 सदस्य। ये क्वेश्चन थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम लिखित कानून था या ब्रिटिश यहाँ पे जो शासन स्थापित किया गया था, तो राजनीतिक जो कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो प्रथम कानून आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में आता है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंबई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन किया गया। और प्रथम जो गवर्नर जनरल बना था वो बना था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स यानी प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर। अभी अपन गवर्नर से संबंधित जो ये 5 क्वेश्चन इनके बारे में जानेंगे। इससे आगे जैसे जैसे गवर्नर का जिक्र होगा उन क्वेश्चनों को अपन देख लेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं बंगाल का जो प्रथम गवर्नर की बात आती है, ये था रॉबर्ट क्लाइव। इन दो का उत्तर एक ही है, वारेन हेस्टिंग्स। इन दो का उत्तर एक ही है, विलियम बेंटिंग।
अब इनकी अपन लैंग्वेज समझते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, ये साधारण क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव। फिर है बंगाल का अंतिम गवर्नर, जो अंतिम गवर्नर था उसी को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल एक ही है। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स था, इसको ही प्रमोट करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन एक व्यक्ति से संबंधित दो क्वेश्चन बन गए। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बन गया, वारेन हेस्टिंग्स, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसको के साथ में क्या ऐड हो गया, गवर्नर जनरल, ये भी कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। फिर अपन आगे बात करें भारत में अंतिम गवर्नर जनरल। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था, जिसको प्रमोट करके क्या बना दिया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, भारत का प्रथम, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, इसका उत्तर भी वारेन हेस्टिंग्स आता है। इन तीनों लाइनों को अपन समझते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग गवर्नर था, वो वारेन हेस्टिंग्स था, जिसको प्रमोट करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे बात आती है भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, भारत में तो एक प्रांत के लिए है, ना कि संपूर्ण भारत के लिए है। तो सर्वप्रथम भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। किस प्रांत से था ये, बंगाल से था। तो इस पर्सन को हमेशा याद रखना, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल आए तब वारेन हेस्टिंग्स आता है, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आए तब विलियम बेंटिंग आता है। तो इसमें जो अंतर है वो है मे और का है। का अर्थ है संपूर्ण भारत के लिए, आगे जो भी भारत के अंदर जो ब्रिटिश प्रांत है उन संपूर्ण का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए, वो तो था विलियम बेंटिंग। और भारत में प्रथम गवर्नर जनरल शब्द आए तब वारेन हेस्टिंग्स। तो मे और का जो प्रतियोगिता परीक्षा है इनमें जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने से उसका उत्तर है वो बदल जाता है। और इसको जल्दबाजी में जो प्रतियोगी है वो इस चीज को गौर नहीं कर पाते और इनका क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना हो जाती है। तो जो भी क्वेश्चन पढ़े जाए उनको केयरफुली और पूरे ध्यान से पढ़े जाए। तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल आए तब वारेन हेस्टिंग्स है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आए तब विलियम बेंटिंग है। भारत में अंतिम, तो किसी प्रांत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था। इसको प्रमोट करके क्या बना दिया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। तो ये था गवर्नर जनरल से संबंधित। तो बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के तीन क्वेश्चन, तीन तरह के, तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो तीन क्वेश्चन है वो, उनका आंसर एक ही आता है। फिर अपन देखें, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। तो और इसको अपन कहेंगे आगे वायसराय शब्द जोड़ा गया तो उस समय कैनिंग आ जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, तब कैनिंग आ जाता है। तो उसको अपन नेक्स्ट आगे अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अपन ये क्वेश्चन थे गवर्नर जनरल से संबंधित। ऐसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंटे था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे, 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं, तो जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको अपन ने 2 भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं। एक तो ऐसा कानून जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन रहता है वो कार्यकाल, और एक उसको अपन ब्रिटिश संसद अपने अधीन ले लेती है भारतीय शासन को, उस कार्यकाल को। तो 2 भागों में अपन विभाजित करते हैं। जो संवैधानिक विकास है इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं अपन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश संसद का कानून, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो शासन था भारत में
उसमें अपन 1773 से 57 तक पढ़ेंगे। और जो ब्रिटिश संसद का है वो है 1858 से 1947 तक ये कार्यकाल। तो इस 1773 से 1757 के बीच में जो एक्ट आए हैं वो है 1773 का पढ़ेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट। 5 एक्ट तो अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन रहता उस दौरान जो पारित हुए वो, और ब्रिटिश संसद के दौरान जो कानून पारित हुए उनमें अपन 1858 का शासन अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको अपन 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे जिससे अच्छा समझ में आ जाए अपने। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहता है भारत में 1773 से 1857 के बीच में, जिनके दौरान जो मुख्य कानून आए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1783 का एक्ट और 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित हुए थे और 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने अधीन शासन ले लिया था। उस समय 1858 का जो शासन अधिनियम है, 1909 का मार्ली मिंटो अधिनियम है, 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है और 1935 का शासन अधिनियम है। इन अधिनियमों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में अपन ने जान लिया। अब देखेंगे अपन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स एक्ट। इसका नाम पिट्स एक्ट इसलिए रखा गया कि उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री युवा प्रधानमंत्री था विलियम पिट्स जूनियर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर, इसके नाम पर इसका 1784 का पिट्स एक्ट नाम है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो एक तो ये है कि जो राजनीतिक और व्यापारिक 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया शासन को। राजनीतिक और व्यापारिक। राजनीतिक और व्यापारिक। राजनीतिक के लिए जो संस्था गठित की गई थी वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालती थी, एक समिति थी, और राजनीतिक क्षेत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा संभाले जाते थे। ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें प्रावधान था। दूसरा था जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद थी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 4 में से घटाकर अब कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। तो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या घटाकर 3 कर दी गई। यह था पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान था। इसके बाद में अपन देखते हैं 1793 का जो एक्ट है। का चार्टर।
इसमें जो मुख्य बात थी वो थी कि गवर्नर जनरल का जो वेतन है भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। दूसरा है कंपनी का जो शासन था बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये मुख्य थी 1793 का, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इनके 20 वर्ष बाद में 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट में जो मुख्य प्रावधान किए गए थे वो एक तो था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। और एकाधिकार केवल दो क्षेत्रों में रहा था, एक तो चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार व चाय का व्यापार। इन दो क्षेत्रों में तो एकाधिकार रहेगा, इनके अलावा जो भी एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। यानी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है जो इसका एकाधिकार था उसको सीमित कर दिया गया। एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, यानी कुछ कंट्रोल कर लिया गया। केवल चीन के साथ व्यापार, चीन देश के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उसमें ही केवल मोनोपोली प्राप्त थी और मोनोपोली बाकी समाप्त कर दी गई। एक इसमें प्रावधान किया गया शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च। दूसरा प्रावधान था ईसाई मिशनरी, ईसाई प्रचार की छूट दी गई। यानी भारत में ईसाई प्रसार के लिए आए थे और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। इस शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने के पीछे उद्देश्य था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाबू क्लर्क की आवश्यकता थी। यहाँ के शासन कार्य को संचालित करने के लिए इतने ब्रिटेन से व्यक्तियों को यहाँ पे लाकर कार्य संचालित करना संभव नहीं था। इस वजह से उन्होंने यहाँ के व्यक्तियों को अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित करके और यहाँ के जो लिपिक वर्ग है कार्य है वो उनसे करवा सके, इसलिए शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए गए। ये प्रावधान किसमें था? 1813 के एक्ट में था। इसमें एक था कि एकाधिकार को सीमित कर दिया गया और केवल चीन देश के साथ व्यापार और चाय का व्यापार है उसी को ही यहाँ पे शामिल रखा गया। ये था 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान थे। और भारतीयों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, लिंग जाति वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इससे आगे का जो एक्ट है वो है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर। इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे वो पहला प्रावधान तो था कि जो शिक्षा पे पहले 1 लाख रुपए था, 1 लाख से बढ़ाकर आप कितने कर दिए गए? 10 लाख, बढ़ाकर 10 लाख। शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी माध्यम। दूसरा था विधि आयोग की स्थापना। विधि आयोग की स्थापना और पहला जो विधि आयोग का अध्यक्ष बना था वो था मैकाले। तीसरा था कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कौन था? विलियम बेंटिंक। और विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये प्रावधान किए गए थे 1833 के चार्टर एक्ट में। और एक था जो मोनोपोली को सीमित किया गया था, उसको अब समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का समाप्त। 1813 में उस एकाधिकार को सीमित किया गया था, केवल चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं तो एकाधिकार प्राप्त था, और चाय का व्यापार में एकाधिकार प्राप्त था। उसको 1833 के एक में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? विलियम बेंटिंक था। विधि आयोग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष कौन था? मेकाले था। शिक्षा पे 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए गए? 10 लाख रुपए कर दिए गए। और जो माध्यम था वो क्या था? अंग्रेजी माध्यम था। ये थी 1833 के एक्ट की मुख्य बातें। और इसमें भी प्रावधान किए गए थे कि भारतीयों के साथ में जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में अपन ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित कानून है 1858 है, 1909 है, 1919 है और 1935 का जो अधिनियम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।